एनसीसी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत। आज मैं एनसीसी सब्जेक्ट में निर्धारित केस स्टडीज के अंतर्गत जो महान व्यक्तित्व है उनका परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ लोगों का परिचय प्रस्तुत कर चुका हूँ। आज उसी कड़ी में आगे हम शुरू करते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी उत्तर भारत में झांसी की रियासत की रानी थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले में मौजूद है। वह 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख आंकड़ों रानी लक्ष्मीबाई 1857 के भारतीय विद्रोह में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख लड़ाकों में से एक थी और भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए ब्रिटिश राज के प्रतिरोध का प्रतीक बनी। अब रानी लक्ष्मीबाई के प्रारंभिक जीवन के विषय में आप जानें। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी शहर में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका तांबे था और उनका उपनाम मनु था। उनके पिता मोरूपंत तांबे और उनकी माता भागीरथी बाई थी। उनके माता पिता महाराष्ट्र से आए थे। 4 साल की उम्र में उनकी मां की मौत हो गई। उनके पिता बिठूर जिले के एक अदालत के पेशवा छत्रपति के तहत 8 मंत्रियों में से एक होता था, जो ऐसे एक अदालत के पेशवा के लिए काम करते थे। पेशवा ने उन्हें रानी लक्ष्मीबाई को छबीली कहा, जिसका अर्थ है चंचल। उन्हें घर पर ही शिक्षित किया गया था और उनकी उम्र के दूसरों की तुलना में अपने बचपन में अधिक स्वतंत्रता थी। उनकी पढ़ाई में अपने बचपन के दोस्तों नाना साहब और तात्या टोपे के साथ शूटिंग, घुड़सवारी, तलवारबाजी, मलखंभा शामिल थे। पढ़ाई में इनके शामिल थे। इन चीज़ों को भी उन्होंने सीखा था। रानी लक्ष्मीबाई महल और मंदिर के बीच एक छोटे से अनुरक्षण के साथ घोड़े की पीठ पर सवार होने की आदी थी। हालांकि कभी कभी उन्हें पालकी द्वारा ले जाया जाता था। रानी लक्ष्मीबाई का महल रानी महल अब संग्रहालय में तब्दील हो चुका है। इसमें 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच की अवधि के पुरातात्विक अवशेषों का संग्रह है। झांसी का इतिहास देखें। मणिकर्णिका का विवाह मई 1842 में झांसी के महाराजा राजा गंगाधर नेवलकर से हुआ था और बाद में उन्हें हिंदू देवी लक्ष्मी के सम्मान में और परंपराओं के अनुसार लक्ष्मीबाई कहा जाता था। लक्ष्मीबाई ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव था। 1851 में उन्होंने जन्म दिया, जिसकी 4 महीने बाद मौत हो गई। महाराजा ने महाराज की मृत्यु से एक दिन पहले गंगाधर राव के चचेरे भाई के पुत्र आनंद राव नामक बच्चे को गोद लिया था, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया था। वास्तविक नाम उसका आनंद राव था, लेकिन इसका भी नाम रानी लक्ष्मीबाई के बेटे के नाम पर दामोदर राव रखा गया। गोद लेने का जिम्मा ब्रिटिश अधिकारी की मौजूदगी में हुआ था। अब देखें, नवंबर 1853 में महाराजा की मृत्यु के बाद, क्योंकि दामोदर राव
एक दत्तक पुत्र थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चूक के सिद्धांत को लागू किया, सिंहासन पर दामोदर राव के दावे को खारिज कर दिया और राज्य को अपने राज्य में संलग्न कर लिया। जब उसे इस बात की जानकारी हुई तो उसने रोते हुए कहा कि मैं अपनी झांसी को सरेंडर नहीं करूंगा। दामोदर राव ने कहा। मार्च 1854 में रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपये सालाना पेंशन दी गई और महल और किले को छोड़ने का आदेश दिया गया। देखिए, फिर इसके बाद झांसी का घेराव ब्रिटिश सैनिकों ने किया। अगस्त 1857 से जनवरी 1858 तक रानी के शासन में झांसी शांति से रहा। ब्रिटिश सेनाओं की कमान संभालते हुए ह्यूग रोज ने शहर के आत्मसमर्पण की मांग की। यदि इसे मना कर दिया गया तो इसे नष्ट कर दिया जाएगा, ऐसा आदेश उसने दिया। उचित विचार विमर्श के बाद रानी ने घोषणा जारी की कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचनों में हम यदि विजयी होंगे, विजय के फल का आनंद लेंगे। यदि युद्ध के क्षेत्र में पराजित और मारे जाते हैं तो हम निश्चित रूप से शाश्वत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे। उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ झांसी का बचाव किया। जब सर ह्यूग रोज ने 23 मार्च 1858 को झांसी को घेर लिया था, तब उन्होंने झांसी का बचाव किया। इसके बाद फिर नेता झांसी की रानी तात्या टोपे बांदा के नवाब और राव साहब एक बार फिर भाग गए युद्ध के मैदान से। वे ग्वालियर आए और भारतीय सेनाओं में शामिल हो गए, जिन्होंने अब शहर का आयोजन किया। वे सामरिक ग्वालियर पर कब्जा करने के इरादे से ग्वालियर चले गए। किले और विद्रोही ताकतों ने बिना विरोध के शहर पर कब्जा कर लिया, चले गए। सब इन लोगों ने ग्वालियर जाकर किले पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे बांदा के नवाब और राव साहब। विद्रोहियों ने नाना साहब को ग्वालियर में अपने राज्यपाल के रूप में राव साहब के साथ पुनर्जीवित मराठा प्रभुत्व का पेशवा भी घोषित कर दिया। रानी अन्य विद्रोही नेताओं को ब्रिटिश हमले के खिलाफ ग्वालियर का बचाव करने की तैयारी करने के लिए मनाने की कोशिश में असफल रहे, जिसकी उन्हें उम्मीद थी कि वह जल्द ही आएंगे। जनरल रोज की सेना ने 16 जून को मोरार को संभाला और फिर शहर पर सफल हमला किया। मौत ग्वालियर के फूलबाग के पास कोटा की सेरई में 17 जून को कैप्टन हेनेच के 8वें किंग रॉयल आइरिश हुसरों की एक स्क्वाड्रन ने इस इलाके को छोड़ने की कोशिश कर रही रानी लक्ष्मीबाई की कमान में बड़ी भारतीय फोर्स की कमान संभाली थी। भारतीय सेना में 8वें हुसरों ने 5000 भारतीय सैनिकों का कत्लेआम किया, जिसमें किसी भी भारतीय की 16 से अधिक आयु शामिल थी। सबको मार डाला। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो एक घुड़सवार नेता के रूप में तैयार थी, बुरी तरह से घायल हो गई। अंग्रेज़ों को उसके शरीर पर कब्जा करने की इच्छा नहीं है। उसने एक साधु से कहा कि वह इसे जला दे। उसकी मौत के बाद स्थानीय लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। उसकी कब्र ग्वालियर के फूलबाग इलाके में है। अब आप अगले व्यक्तित्व के रूप में देखें एन नारायण मूर्ति। नागेश्वर राव नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 को हुआ था, जिसे आमतौर पर नारायण मूर्ति कहा जाता है। वह एक भारतीय IT उद्योगपति हैं और इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं, जो व्यापार, परामर्श, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करने वाला एक बहुराष्ट्रीय निगम है। मूर्ति ने मैसूर विश्वविद्यालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में M.Tech की पढ़ाई की।
उन्होंने 1981 में इन्फोसिस की शुरुआत की और 1981 से 2002 तक और 2002 से 2011 तक चेयरमैन के तौर पर और सीईओ के तौर पर काम किया। और इसके बाद फिर उन्होंने टाइम पत्रिका द्वारा उनके योगदान के कारण भारतीय आईटी क्षेत्र का पिता बताया। टाइम पत्रिका ने नारायण मूर्ति को भारतीय आईटी क्षेत्र का पिता बताया। उन्हें पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। मूर्ति और 6 सॉफ्टवेयर पेशेवरों ने 1981 में इन्फोसिस की स्थापना 10,000 रुपये के शुरुआती पूंजी के साथ की थी, जिसे उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने मुहैया कराया था। मूर्ति ने 1981 से 2002 तक 21 साल तक इन्फोसिस के सीईओ के तौर पर काम किया और उन्हें सह संस्थापक नंदन नीलेकणी ने सफलता दिलाई। अगस्त 2011 में टाइटल चेयरमैन एमेरिटिक लेकर कंपनी से रिटायर हुए। अब आप अगले व्यक्तित्व के रूप में देखें प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण 10 जून 1955 को इनका जन्म हुआ। पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह 1980 में विश्व में नंबर 1 स्थान पर थे। उसी साल वह ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें 1972 में अर्जुन पुरस्कार और 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार ने सम्मानित किया था। वह ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के सह संस्थापकों में से एक हैं, जो भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक फाउंडेशन है। पृष्ठभूमि। पादुकोण का जन्म 10 जून 1955 को उडुपी के कुंडपुरा के पास पादुकोण गांव में हुआ था। उनका उपनाम पादुकोण उस गांव का नाम है जहां से उनका परिवार निकलता है। पादुकोण ने भारतीय हिंदू व्यवस्था में अपने माता पिता द्वारा व्यवस्थित एक महिला उज्ज्वला से शादी कर ली। उनकी 2 बेटियां हैं, दीपिका पादुकोण एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और दूसरी अनीशा पादुकोण एक गोल्फर हैं। उनकी पत्नी और छोटी बेटी अनीशा बंगलौर में रहती हैं, जबकि दीपिका मुंबई में रहती हैं और काम करती हैं। जीविका। प्रकाश को इस खेल की शुरुआत उनके पिता रमेश पादुकोण ने की थी, जो कई वर्षों से मैसूर बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव थे। 1980 में उन्होंने डेनिश ओपन यानी स्वीडिश ओपन जीता और इंडोनेशियाई प्रतिद्वंदी लिम स्विकिंग पर जीत के साथ ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। अन्य सेवाएं इनका देखें। 1991 में प्रतिस्पर्धा खेलों में संन्यास लेने के बाद पादुकोण ने थोड़ी देर के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1993 से 1996 तक भारतीय राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के कोच के रूप में भी कार्य किया। ओलंपिक गोल्ड कोस्ट। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकादमी चलाते हैं और गीत सेठी के साथ साथ वह ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के सह संस्थापक हैं, जो भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित फाउंडेशन है। अब आप आते हैं टीपू सुल्तान के विषय में। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को बंगलौर शहर से लगभग 33 किलोमीटर दूर उत्तर में वर्तमान बंगलौर ग्रामीण जिले में देवनाहल्ली में हुआ था। आरकोटे के संत टीपू मस्तान औलिया के बाद उनका नाम टीपू सुल्तान रखा गया। अनपढ़ होने के नाते हैदर अपने बड़े बेटे को प्रिंस की शिक्षा देने और सैन्य और राजनीतिक मामलों में बहुत जल्दी एक्सपोजर देने में बहुत खास था। 17 वर्ष की उम्र में टीपू को महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य मिशनों का स्वतंत्र प्रभार दिया गया था। वह उन युद्धों में अपने पिता का दाहिना हाथ था, जहां से हैदर दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में उभरा था।
टीपू के पिता हैदर अली मैसूर राज्य की सेवा में सैन्य अधिकारी थे, जो 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक बन गए थे, जबकि उनकी मां फातिमा फ़ख्र यूजन निसामीर मुइनुद्दीन की बेटी थी, जो कडप्पा के किले के गवर्नर थे। हैदर अली ने टीपू को उर्दू, फारसी, अरबी, कन्नड़, कुरान, इस्लामी न्यायशास्त्र, घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी जैसे विषयों में प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए सक्षम शिक्षकों की नियुक्ति की। प्रारंभिक सैन्य सेवा। टीपू सुल्तान को उनके पिता के रोजगार में फ्रांसीसी अधिकारियों ने सैन्य हथकंडों में निर्देश दिए थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने 1766 में पहले मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने पिता का साथ दिया था। उन्होंने 16 साल की उम्र में 1767 में कर्नाटक के आक्रमण में घुड़सवार सेना की एक कोर की कमान संभाली। उन्होंने 1775 से 1779 के पहले एंग्लो मराठा युद्ध में भी खुद को प्रतिष्ठित किया। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। 1979 में अंग्रेज़ों ने फ्रांस के नियंत्रण वाले बंदरगाह माहे पर कब्जा कर लिया, जिसे टीपू ने अपनी सुरक्षा में रखा था, जो अपनी रक्षा के लिए कुछ सैनिकों को प्रदान करता था। डिफेंस। इसके जवाब में हैदर ने अंग्रेज़ों को मद्रास से बाहर खदेड़ने के मकसद से कर्नाटक पर आक्रमण शुरू किया। 1 सितंबर 1780 में इस अभियान के दौरान टीपू सुल्तान को हैदर अली ने 10,000 पुरुषों और 18 बंदूकों के साथ कर्नल बैली को इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा था, जो सर हेक्टर मुनरो में शामिल होने के लिए अपने रास्ते पर थे। मुनरो बैली में शामिल होने के लिए एक अलग ताकत के साथ दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन हार की खबर सुनने पर उन्हें कांचीपुरम में एक पानी की टंकी में अपनी तोपखाने को छोड़कर मद्रास के लिए पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। टीपू सुल्तान ने शुक्रवार 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु के समय तक पर्याप्त सैन्य अनुभव प्राप्त कर लिया था। टीपू सुल्तान को एहसास हुआ कि भारत में अंग्रेज़ों को एक नए तरह का खतरा है। वह रविवार 22 दिसंबर 1782 को एक साधारण राज्याभिषेक समारोह में मैसूर के शासक बने। इसके बाद उन्होंने मराठों और मुग़लों के साथ गठबंधन कर अंग्रेज़ों की प्रगति को रोकने का काम किया। दूसरा मैसूर युद्ध बंगलौर की 1784 की संधि के साथ समाप्त हो गया। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। 1791 में उनके विरोधी ने सभी मोर्चों पर उन्नत किया। कॉर्नवालिस के तहत मुख्य ब्रिटिश बल बंगलौर ले गया और श्रीरंगपटना को धमकी दी थी। 1992 का अभियान टीपू के लिए विफल रहा। मित्र राष्ट्रों की सेना की अच्छी आपूर्ति की गई थी और टीपू श्रीरंगपटना से पहले बंगलौर और बम्बई से सेनाओं के जंक्शन को रोकने में असमर्थ था। करीब 2 हफ्तों की घेराबंदी के बाद टीपू ने सरेंडर की शर्तों के लिए बातचीत खोली। 3 सेनाओं ने 1999 मैसूर में मार्च किया, एक मुंबई, 2 ब्रिटिश, जिसमें से एक आर्थर बेलेस्टे शामिल थे। उन्होंने चौथे मैसूर युद्ध में राजधानी श्रीरंगपटना को घेर लिया था। इस तरह ब्रिटिश फोर्स में सैनिकों की संख्या 50,000 से ज़्यादा थी, जबकि टीपू की सेना में 30,000 सैनिक थे। अंग्रेज़ों ने शहर की दीवारों को तोड़ दिया और फ्रांसीसी सैन्य सलाहकारों ने टीपू सुल्तान को गुप्त मार्ग के माध्यम से भागने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। टीपू सुल्तान को होली डिड्डी गेटवे पर मार दिया गया। श्रीरंगपटना किले के NE कोण से 300 गज की दूरी पर स्थित था। वह अगली दोपहर गुमाज में दफन किया गया था। कब्र के बगल में अपने पिता, उसी के कब्र के बगल में उसके पिता की भी कब्र है। अब आए देखें रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म रविनंद्रनाथ ठाकुर, इनका जब 7 मई 1861 को हुआ था, मृत्यु 7 अगस्त 1941 को। और इन्हें उनके सेब्रिकेट्स, गुरुदेव, कबीर गुरु और विश्वाबी के नाम से भी जाना जाता है। इनको एक बंगाली बहुनाथ कवि संगीतकार थे और भारतीय महाद्वीप के
कलाकार थे रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी की शुरुआत में प्रासंगिक आधुनिकता के साथ बंगाली साहित्य और संगीत के साथ साथ भारतीय कला को फिर से आकार दिया। गीतांजलि के गहराई में संवेदनशील, ताज़ा और सुंदर कविता के गीतांजलि लेखक वह 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय बने। टैगोर के काव्य गीतों को आध्यात्मिक और चंचल के रूप में देखा गया। हालांकि उनकी सुरुचिपूर्ण गद्य और जादुई कविता बंगाल के बाहर काफ़ी हद तक अज्ञात रहती है। उसे कभी कभी बंगाल का बार्ड कहा जाता है। बंगाल पुनर्जागरण के प्रतिपादक के रूप में उन्होंने एक विशाल कैनन को उन्नत किया, जिसमें पेंटिंग, स्केच, डूडल, सैकड़ों ग्रंथ और कुछ 2000 गीत शामिल थे। उनकी विरासत भी भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्था में सदा है। टैगोर ने कठोर शास्त्रीय रूपों को ठुकराकर और भाषाई निंदा का विरोध करके बंगाली कला का आधुनिकीकरण किया। उनके उपन्यास, कहानियाँ, गीत, नृत्य, नाटक और निबंध विषयों पर राजनीतिक और व्यक्तिगत बात करते थे। उनकी कविता, लघु कथाएं और उपन्यास प्रशंसित थे या उनके गीतवाद, बोलचाल, प्रकृतिवाद, अप्राकृतिक चिंतन के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रचनाओं को दो राष्ट्रों ने राष्ट्रगान के रूप में चुना, भारत के जनगण मन और बांग्लादेश के अमर सोनार बंगला। श्रीलंकाई राष्ट्रगान उनके नाम से प्रेरित था। भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। टैगोर की परवरिश ज़्यादातर नौकरों ने की थी। बचपन में उनकी मां की मौत हो गई थी और उनके पिता ने व्यापक यात्रा की थी। बंगाल पुनर्जागरण में टैगोर परिवार सबसे आगे था। उन्होंने साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन की मेज़बानी की। वहाँ नियमित रूप से बंगाली और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के रंगमंच और गायन को संभाला। टैगोर के पिता ने कई पेशेवर ध्रुपद संगीतकारों को घर में रहने और बच्चों को भारतीय शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए आमंत्रित किया था। शांति निकेतन 1901 में टैगोर शांति निकेतन चले गए और एक आश्रम में मिला, जिसमें संगमरमर पर फिदा प्रार्थना हॉल था, मंदिर, एक प्रायोगिक स्कूल, पेड़ों के पेड़ बगीचों, एक पुस्तकालय, सब उसमें था शांति निकेतन के आश्रम में। वहाँ उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों की मौत हो गई। 1905 में उनके पिता की मौत हो गई। उन्हें त्रिपुरा के महाराजा से उनकी विरासत है। नवंबर 1913 में टैगोर ने साहित्य के उस वर्ष का नोबेल पुरस्कार जीता था। स्वीडिश अकादमी ने आदर्शवादी और पश्चिमी देशों के लिए 1912 में गीतांजलि गीत प्रसाद पर केंद्रित अपनी मनोवादित सामग्री के एक छोटे से शरीर की सुलभ प्रकृति की रचना की। उन्हें 1914 जन्मदिन के सम्मान में किंग जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन टैगोर ने 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद इसे त्याग दिया। मौत। टैगोर ने अपने जीवन के आखिरी 4 साल बीमारी और दर्द में बिताए। 1937 के अंत में उन्होंने होश खो दिया और वह लंबे समय तक कोमा में रहे। आखिरकार वह उठे, लेकिन 3 साल बाद वह वापस कोमा में चले गए। इन वर्षों के दौरान जब भी वह होश में आते थे और काफ़ी अच्छा महसूस करते थे तो कविताएं लिखते थे। ये कविताएं इस बारे में बात करती हैं कि वह मौत के करीब कैसे आए। एक लंबे समय तक कष्ट झेलने के बाद 7 अगस्त 1941 को 80 साल की उम्र में टैगोर का निधन हो गया। इस प्रकार जो केस स्टडीज के अंतर्गत महान व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त करना वह पूरा हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।